हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा दृष्टि का सीरीज चल रहा था 6 बुक्स का, जिसमें मैंने पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी डिस्कस किया है। उसी सिलसिले में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन। तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बुक वो परचेज नहीं कर पा रहे उनकी अपनी तैयारी को करना इजी हो। तो चलिए, तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। जो प्राचीन भारत है उसमें मेहरगढ़ क्या था। ऑप्शन ए क्या बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल था। और ऑप्शन बी है दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान था। ऑप्शन सी है दक्कन क्षेत्र में एक राज था। या ऑप्शन डी है राजस्थान में एक किला था। तो जो हमारा प्राचीन भारत में मेहरगढ़ एक वो था, बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल था। क्या था? बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल। इसका राइट आंसर ऐसे होगा ए। थोड़ा सा इसका बारे में समझ लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, ओके। चलिए, नौपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। मीन्स इसका मतलब जो नौपाषाणिक जो संस्कृति या सभ्यता थी अपनी पूर्वगामी, अपने पहले की जो संस्कृतियां उसकी अपेक्षा अधिक विकसित थी। ओके। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, वह न उत्पादक भी था। जो नवपाषाण में जो भी मानव थे, वो न केवल खाद्य पदार्थ वो खाते थे या उपभोग करते थे, बल्कि उनका उत्पादक भी थे। मैंने वो जैसे बोते थे, उत्पादक करते थे। ठीक है, वह कृषि क्रम और पशुपालन से पूर्णतः प्रचलित थे। जो नवपाषाण काल में लोग थे वो कृषि का काम भी करते थे, पशुपालन, इन सबसे वो परिचित हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज बूहर ने, जेम्स प्रिंसपे ने, मैक्स मूलर ने, कि विलियम जोन्स ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसपे ने। थोड़ा सा देख लेते इसका व्याख्या। जो जेम्स प्रिंसपे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था, उसने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। जो खरोष्टी लिपि को बता सभी जो खरोष्टी लिपि की खासियत बता देते, खरोष्टी लिपि ना दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे सभी लिपि ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है ऐसे लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक है, चलिए। अशोक के गिरनार वाले शिलालेखों का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों को की भी खोज की। प्रिंसिपे को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था, अतः सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विवरण जेम्स प्रिंसिपे ने किया था। ओके। जो प्रिंसिपी के बाद फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड टॉम्स, वाल्टेयर इल्टियर स्टीवंस, डॉक्टर बहुदाजी, राजेंद्रलाल मित्र जैसे अनेक जो पुरालिपिवादियों ने भारतीय लिपियों के अध्ययन और अन्वेषण को आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी? तो ऑप्शन ए क्या? स्वप्नवास वदत्ता, मालवी। ऑप्शन बी है मालवी का गिन मित्रम। थोड़ा टफ नाम है, देखिएगा। चलिए, सी हमारा मेघदूत ऑफ अवोडी है रत्नावली। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। व्याख्या देख लेते हैं। मालवीगन किन्मित्रम कालिदास प्रथम नाटक। कालिदास का प्रथम नाटक है, तो पूछ सकता है कि कालिदास का प्रथम नाटक क्या है? तो ये है। तो इसमें शुंग राजवंश के संस्थापक, जो शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? पिशुमित्र शुंग थे। ये पूछा जाता है स्टेट पीसेस में, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, और उनके पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो उनके राज्य की एक नर्तकी थी।
कि प्राण कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनके विभिन्न रचनाएं निम्नलिखित। थोड़ा सा कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं देख लेते हैं। नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविगिनमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहार। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताना है इसमें से कौन सा असत्य है, मीन्स कौन सा सही नहीं था। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो ऐसे मार्क्स कर लीजिएगा, तो पता चलेगा कि हाँ कि क्या पूछ रहा है, असत्य है। तो आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती थी। बी है सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन था। तो और वो फोर्थ डी है रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों का काल निर्धारण की विधि। तो इसमें से जो राइट आंसर है सी है, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन था। तो ये सही नहीं है, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वहाँ वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय मीन्स क्या होता है समझिए, मान लीजिए हम किसी को गेहूं दे रहे हैं, कुछ हमें लेना है, तो इसके बदले हम गेहूं दे रहे हैं, तो आदमी हमको चावल दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है, कुछ दे के हम कुछ लेते हैं, तो उसको ही वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, ओके तो थोड़ा सा व्याख्या, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहलाता है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु मुद्रा, धातु के सिक्के का प्रचलन था। पुराने सिक्के जो है तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। तो कथन सी असत्य है, जबकि शेष सभी कथन सत्य है। ठीक है, प्राचीन काल में लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन काल के निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक में उस वस्तु में कार्बन 14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। और ऑप्शन सेकंड क्या, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। और थर्ड, प्रयाग प्रसरित राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उद्यान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल दो, केवल एक और दो, कि केवल एक और तीन, कि केवल एक दो तीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी मन एक दो तीन, तीनों सही है। अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा गया। सम्राट अशोक के जो अभिलेख राजदेशों की कोटि में आते हैं, उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राजवंश आदेश या कुछ इन राजदेशों और निर्णयों की सूचना रहती है, अतः कथन वन सही है। ठीक है, अभिलेखों की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख है, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदाय के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों और मंदिरों, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है, अतः कथन दोष भी सही है। ओके चलिए, अभिलेखों की तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां हैं जिनमें राजाओं और विजेता के गुणों और कृतियों का वर्णन, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख इसी कोटि में आता है, इसे कथन तीन भी सही है। नेक्स्ट पे हम चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं। सेकेंड क्या, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र से। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ना तो एक और ना ही दो।
चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते हैं, जो हमारा दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते हैं, इनके बचे हुए अवशेष उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश के दक्षिणी भाग में भारी संख्या में इनका निर्माण हुआ था। पूर्वी भारत में ईंटों के व्हीरों का निर्माण होता है। अपोजिट दे दिया, अर्थात कथन एक और दो दोनों गलत है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश भौतिक अवशेषों जो कि टीलों के नीचे दबे हुए हैं मिले हैं, इन टीलों में एकल संस्कृति, मुक्त संस्कृति और बहु संस्कृति मिलती है। चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण कहा जाता है? मंदिर को, कि उपकरण को, कि कब्र को, कि उपकरण को? ये एक ही गुफा होगा, एक गुफा होगा इसमें, एक गुफा, मंदिर, कब्र, उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा कब्र को। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ और जो औजार, हथियार या मिट्टी के बर्तन आदि चीजों चीजों भी कर्म में गढ़ते थे। मीन्स जो दक्षिण भारत में एक परंपरा थी कि कुछ लोग जो जो मर जाते हैं व्यक्ति, उसके शव के साथ औजार हुआ, कुछ भी औजार या बर्तन हुआ, मिट्टी के बर्तन या हथियार, उनके कब्र के साथ दफनाया जाता है और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते। ऐसे स्मारकों को महापाषाण कहते हैं। ओके, चलिए अपना हम नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, हमारा नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये पतंजलि ऑप्शन है, ए, बी पाणिनि, सी है कालिदास और डी है वाणभट्ट। तो जो हमारा अष्टाध्यायी है उसके रचयिता पाणिनि है, सबको पता होगा, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। चलिए इसका व्याख्या, जो अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली पढ़नी द्वारा 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जातक कथा है, बुद्ध कालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देता है। ऑप्शन बी है कौटिल्य द्वारा रचित आषाढ़ मुक्त एक आर्थिक ग्रंथ था। और कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के समाज जीवन की जानकारी मिलती है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कालिदास जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ नहीं था, वो एक राजनीतिक ग्रंथ था। तो दूसरा तो ऐसे नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, और ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन ये सही हुआ, सी। हाँ सही है। जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाओं की जातक कहा जाता है। जो बुद्ध है उनके पुनर्जन्म की कथाओं को ही जातक है। ये जातक कथा ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। प्रसंगवंश ये कथा है बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। ओके, इसलिए वन सही है। फिर कौटिल्य का औसत एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये 15 अधिकरणा में विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने। इसमें मौर्यकालीन समाज और तंत्र की भी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। अतः कथन 2 भी गलत है। और जो कालिदास ने अनेक काव्य और नाटक लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। इन महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। सी ऑप्शन 1 और 3। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th। अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ऑप्शन ए क्या है? इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है, पेलियोग्राफी कहलाता है। और सेकेंड, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। और उपयुक्त कथन से कौन सा कथन सही? एक या दो, कि एक या दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर ना तो एक ना दोनों कथन असत्य है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपियोग्राफी कहता है। जो अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। तो यहीं पे हमारा जो 10th क्वेश्चन है समाप्त हुआ। तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही। ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे आईएएस में पूछे जा चुके हैं, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप ऐसे देखते रहिए, अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करिए।